मोहतरम अकेली नीचे आई तो शहर में सब जमा थे। सबकी नज़रों से बचकर उसने मुंह पर पानी मारकर ख़ुद को नॉर्मल किया था। बाहर आई तो सामने के मंजर ने आंखों में मिर्ची सी भर दी थी। सामने ही वजदान और तुबा लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। उसके दिल को कुछ हुआ था। आजो मिर्ची, लूडो खेलो हमारे साथ। रानिया के बुलाने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। तभी वजी की आवाज़ कानों से टकराई थी। रेनो तो रानो, इतना मज़े का गेम चल रहा है, वो नहीं करो, गेम ख़राब हो जा रहा हमारा। क्यों तुबा? बिल्कुल वजी, यू आर अ वेरी गुड प्लेयर। उसके बोलने पर वो हंस दिया और सामने का मंजर देख उसका दिल क्या फूट फूट कर रोए। बस इतनी सी मोहब्बत थी। बहुत बुरे हैं आप वजी, बहुत ज़्यादा। इससे तुमने तो बहुत अच्छा किया है ना। दिल ने दुआई दी तो वो खुद से नज़रें चुराए वो ऊपर आ गई। खिड़की से सामने बाग का मंजर दिख रहा था। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ अल्लाह पाक? आप तो जानते हैं ना मैं कैसी हूँ। तो ये आजमाइश मेरे लिए क्यों रखी? मैं शिकवा नहीं करी, मगर मैं तो इतने में ही हिम्मत हार गई हूँ। जानती हूँ अभी लंबा सफ़र करना है। बस मेरे लिए आसानियाँ करें प्लीज़ अल्लाह पाक, मुझे वजी दे दे प्लीज़। दुआ से भी तब कुछ होगा मिश, जब आप खुद कोशिश करेंगी। ऐसे हाथ पर हाथ बांधकर बैठकर दुआ करने से क्या बिना कोशिश किए आपको मिल जाएंगे? आप तो वजी के साथ साथ दिलावर भाई के साथ भी ज़्यादती कर रही हैं। वो एक बटी हुई शरीक के हाथ डिज़र्व नहीं करते। मुझे नहीं बात करनी, चाहो यहाँ से। वो रुख फेरे ऐसे ही बोली तो वो अफसोस करके रह गई। आपसे अच्छी तो तूबा है मिश, आप दिलावर भाई से ही शादी करें, चिढ़कर कहती वो मोबाइल उठाकर चली गई, जबकि वो उसकी बात पर खोल कर रह गई। वही रासिम यार प्लीज़ छुपकली भगा देगा प्लीज़। वो कब से उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। रासिम प्लीज़। क्या मुसीबत है छुपकली, क्यों अपनी बहन से डर रही है? खा नहीं जाएगी वो? प्लीज़, प्यारा वाला कज़न नहीं है, प्लीज़ भगा दे, कसम से जो बोलोगे वो करूँगी। फिर तो सोचना पड़ेगा। ठीक है भगा देता हूँ, मगर रोज़ सहरी में 2 गिलास लस्सी, वो भी तुम्हारे हाथ की स्पेशल वाली। भाई मैं नहीं बनाऊँगी, इतनी मेहनत लगती है। वो फ़ौरन मना कर गई क्योंकि उसकी लस्सी स्पेशल क्रीम योगर्ट होती थी जो बनाने में उसे मौत आती थी। ठीक है फिर, मैं तो नहीं भगा रहा। वो भी इतराया था। घर के सभी शॉपिंग पर गए थे और आधे अपने अपने कामों पर। रासिम प्लीज़ ना, अच्छा मैं बना दूँगी, प्लीज़ अब तो जाओ। लेकिन अगर तुम मुकरी ना छुपकली, कसम से आइंदा कोई काम नहीं करूँगा। वो इसे वार्न करके उठाता। आया बड़ा डंगर जिया ना हो तो। वो अंदर गया मगर वहाँ तो कोई छुपकली थी ही नहीं। चलो ये अच्छा हो गया, मुफ्त में काम हो गया। सीटी बजाता वो छुपकली के भागने का बोलकर बाहर चले गया। रक्षी अम्मी कहाँ हैं? शॉपिंग पर गए साहब, मिशेल को जवाब दिए। वो फिर मोबाइल में मशगूल हो गई तो उसके पास आकर बैठ गई। रक्षो जान, नाराज़ हो मुझसे? उसने लाड से उसके कंधे पर सर रखा था। मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे भला? उसका सर कंधे से हटाकर वो सीधी होकर बैठी। उसका दिल दुखा था मगर ये करना ज़रूरी था। तुम लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे? मेरी जगह आकर तो सोचो। मैं आपकी जगह होती तब भी एक दफ़ा ही सही मगर कोशिश ज़रूर करती, ना कि आपकी तरह आंसू बहा रही होती। और वैसे भी आप मेरे भाई को डिज़र्व ही नहीं करती। उनके साथ तो तू भाई अच्छी है, बोल्ड, अपनी बात कहने वाली। रक्षी, सदमे से उसकी आवाज़ अटक गई थी मगर वो अनसुनी करे उठ गई। आज मिशेल, ये देखो हम लोगों ने कितनी सारी शॉपिंग की है। देखो रानिया की पुरजोश सी आवाज़ पर वो ना चाहते हुए भी उनके दरमियान आकर बैठ गई। नहीं मिशेल, तू तो बड़ी चुप हो गई है। क्या पप्पो का आना पसंद नहीं आया क्या? सजीला ने ऊपर हाथ रखकर हंस कर कहा तो शर्मिंदा हो गई। यानी तू बड़ी खुश मिजाजों की मलका, हर वक्त तो तेरे मुँह से जहर बड़े कीड़े निकलते हैं और बच्ची को बोल रही। शकूरा पप्पो ने सजीलों को अच्छा खासा सुना डाला था। तू क्यों इतना बोल रही है इसकी साइड में? तू भूल गई कैसे इसके बाप ने शादी से इनकार किया था? या महबूब की औलाद तुझे भी अजीज़ हो गई है? अरे हट, ये तेरे काम है नामराद औरत, कैसे आदमियों को निभाती है। क्या वक्त भूल गया अपना? इन दोनों का अपना ही दंगल शुरू हो गया था, जबकि बाकी सब उन्हें हवन्नोक बने देख रहे थे। अरे बस करो, क्या हो गया है जो यूँ बच्चियों की तरह लड़ रही? अरे पप्पू, शुरू इसने किया है मुझे वाहिद का ताना देकर। अरे वो तो भाई है मेरा। हाँ, तूने बड्डा भाई माना। जा, क्या हमें पता नहीं क्या हकीकत है? मैं बताऊँ तेरी हकीकत कैसे अपनी सास को कब्र में उतार दिया। आए हाय हाय, कैसी मनहूस इल्ज़ाम लगा रही, देख रही हो बुआ कैसे ज़बान से अंगारे उगल रही है। हाय, सजीला के वावेले पर वो सर पकड़ कर बैठ गई। चुप हो जाओ दोनों के दोनों, बस कोई कुछ नहीं बोल रहा। शकूरा ने ना बोलना कुछ। सजीला तुम भी बस चुप रहो। यार इतना मज़ा आ रहा है, ये दादी भी बना बस। रासिम जो मज़े से उनका झगड़ा मुलाहिजा फरमा रहा था सड़े मुँह से बोला, इंसान बनो रासिम। रक्षी ने उसे घूरी से नवाजा। कसम से पॉपकॉर्न तो बनते थे ना। बाज आ जाओ, दादी ने तुम्हारे नायाब खलत सुने तो चित्रोल हो जाएगी। जाओ उठो बच्चियों, नमाज की तैयारी करो, असर होने वाली है। और रासिम, अजान होती मस्जिद की तरफ जाते नजर आओ। उठो अब यहाँ से। उन्हें खुसर फुसर करते देख आमना बेगम ने ताड़ा। मिशेल, रानिया उठो, सामान शाबाश। जी दादी, सबको बोलकर वो खुद भी वजू के लिए उठ गई, मगर पीछे से सजीला और शकूर ने एक दूसरे को घूरी से लाजमी नवाजा था।
طوبا کیا بات ہے، آج تو آپ کچن میں؟ باجی جو ابھی کسی کام سے آیا تھا طوبا کو وہاں بیٹھے دیکھ پوچھ بیٹا، ہاں آج میں بھی لوگوں کا ہاتھ بٹا رہی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی تو مسکرا دیا۔ گڈ، خوشی ہوئی مجھے۔ چلو اسی بات پر ایک کام کرنا، میرے لیے لسی بنا دینا، دہی میں لے کے آیا ہوں۔ آتی تو ہے نا لسی؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا تو ہنسی۔ نہیں بھی آتی ہوئی تو یوٹیوب زندہ باد۔ ارے تھینکس یار، تم اتنی محنت سے بناؤ گے تو جیسے ہی بنے گی میں پی لوں گا۔ وہ تو طوبا پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہا تھا۔ میں بنا دوں گی۔ کب سے خود کو اگنور ہوتا دیکھ مشل کی اب ہمت جواب دے گئی تھی۔ نہیں تھینکس مشل، لیکن مجھے طوبا کے ہاتھ کی ہی لسی پینی ہے۔ اس کے ہاتھ ہی نہ کاٹ ڈال دوں اس لسی میں، منہ میں بڑھاتے وہ رخ پھیر گئی۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں کچھ نہیں وجی کے پوچھنے پر وہ بول کر کچن سے ہی واک آؤٹ کر گئی۔ اس کو کیا ہوا ہے وجی؟ طوبا کے بولنے پر وہ کندھے اچکا گیا۔ مجھے کیا پتا، کام کرو تم۔ آئی بڑی پرکٹی کبوتری کہیں کی، پہلے ہاشم بھائی اور وجی چھڑیل۔ وہ مسلسل اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ مشل بات سننا۔ دلاور کی آواز پر لاتعداد شکنوں کا جل اس کے ماتھے پہ بنا تھا۔ جو بھی کام ہے رکشی سے کہتے میرا موڈ نہیں۔ اس بیچاری کی بات بنا سنے ہی وہ بولتی اوپر چلی گئی، جبکہ پیچھے بیٹھے رکشی اور وجی نے بہت مشکل سے اپنا کہہ کر روکا تھا۔ تین نشانے پر لگائے بھیا، دعا کرو اس کا اثر بھی کچھ ہو۔ کیوں فکر کرتے ہیں، بس طوبا آپ ہی کو اہمیت دیتے ہیں اور دیکھیے گا کیسے اونٹنی پہاڑ کے نیچے آئے گی۔ واہ واہ، تم دونوں کے بڑے دانت نکل رہے ہیں۔ دلاور ایک ہی دم ان کے سر پر پہنچا تھا۔ قسم سے آپ کی انسلٹ پر نہیں ہنس رہے تھے۔ رکشی نے دانتوں کی بھرپور نمائش کی تو وہ بس ہنس دیا۔ انسان بن جاؤ ورنہ چھتر پڑواؤں گا نانوں سے۔ چھتر سے ڈر نہیں لگتا، آپ کی نانوں کی چپل سے لگتا ہے۔ واہ واہ، اچھا ہوا بتا دیا، آج ہی نانوں کو اچھی سی کڑک سی چپل لا کر دیتا ہوں میں، جو کھائے مزہ آ جائے۔ بہت ہی کوئی ظالم نہیں ہے آپ، رکشی کو صدمہ پہنچا تھا۔ میری طرف سے بھی گفٹ کر دینا دادی کو۔ دلو بھائی، اس چھپکلی کی چترول کے لیے آج کل بڑی ہواؤں میں اڑتی چھپکلی۔ ارے چل چل لنگور آیا بڑا، اسی چپل سے بڑے پاپا سے کچھ نہ لگوائی تو میرا نام بھی رکشندہ نہیں۔ اڑتی چھپکلی رکھ لینا، اور تیرا جنگلی ہوش لنگور لومڑ۔ ارے چل باولی عورت، تو خود ہوگا باولی عورت۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کرنے میں مصروف تھے۔ وجی اور دلاور نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ پورا دن منہ سجائے ہی بیٹھی رہی، نہ کسی سے بات کرنے کا دل تھا، نہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کا۔ سب کو سر درد کا بول کر وہ منہ لپیٹ کر بستر میں گھس گئی۔ بھیا وہ تو منہ چھپا کر ہی بیٹھ گئی ہیں، اب کیا کریں؟ رکشی پھر اس کے کان میں گھسی بولی تھی۔ بیٹا شام تک صبر کرو، بلکہ اعلان کروا دینا آج میں اور طوبا آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ اس کے پلان پر رکشی نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔ او بھائی، صرف اعلان کرنا ہے، اصل میں تھوڑی جا رہا ہوں میں۔ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس مشی کے کان میں ایک بات ڈال دوں گی، پھر مزہ آئے گا۔ دیکھتے ہیں آپ کے پاس اس خرافاتی دماغ کا یہ آئیڈیا کام کرتا بھی ہے نہیں۔ ارے بھیا، اپنی بہن کی عقل پر کبھی شک مت کرنا، بہت دماغ ہے میرے پاس، ہاں، جو بس اسی کام میں چلتا ہے۔ تھوڑا پڑھائی پر بھی دھیان لگاؤ تاکہ چچی کو بھی کچھ سکون ملے۔ کیا ہے بھائی، موڈ خراب کر دیا؟ پڑھائی کے نام پر اس کی جان جلی تو پھنس دیا۔ کیا بات ہے، بہت ہنسا جا رہا ہے۔ ہاں بس یوں ہی، آ جاؤ بیٹھو۔ وجی نے بولنے پر وہ وہیں صوفے پر ٹک گئے، جبکہ رکشی کے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ رکشی یار پلیز آج چائنیز رائس بناؤ نا۔ اس کی فرمائش پر رکشی کا منہ کھلا تھا۔ سوری، لیکن مجھے بنانے نہیں آتے، کسی اور سے رابطہ کریں۔ مسکرا کر بولتی وہ وہاں سے اٹھی، تبھی مشل اندر آئی تھی۔ سامنے ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ اس کا دماغ گھما تھا۔ وجی مجھے میتھ کا سوال سمجھاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ جا کر اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاشم کو بولتا وہ سمجھا دے گا۔ وجی کی بات پر اس کا دل خون کھولا تھا۔ ہاشم بھائی سے نہیں سمجھنا، مجھے آپ سمجھا دیں۔ ارے مشل، تم دلاور سے کہو نا، تمہارے فیانسے ہیں وہ، یہاں ہم کچھ بات کر رہے ہیں۔ کیوں وجی؟ طوبا نے وجی کی تائید چاہی تھی۔ آپ کو جو کام ہے آپ دلاور بھائی سے کہہ دیں برائے مہربانی، اور آپ پلیز مجھے سمجھا دیں، یا تو میں دادی کو بولوں۔ بھائی پر زور دیتی اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ وجی تو اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا تھا۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا میں دادی سے کہہ کر ان کے کمرے میں بکس لاؤں؟ اسے نہ اٹھتے دیکھ اب کی بار دھمکی پڑ رہی تھی۔ طوبا ویسے ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں دلاور سے بنا دادی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چیخی تھی کہ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ دادی بات سنیں ذرا۔ کیا ہو گیا ہمش، پاگل ہو گئی ہو؟ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ پہلا رو تھا جو وجدان حسین نے اس کا دیکھا تھا، اور وہ دنگ رہ گیا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے مما یہ مشل، مجھے وجدان کے ساتھ دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ تو بیٹا تجھے بھی کیا ضرورت ہے اس کے منہ لگنے کی؟ اچھا دفع کریں، یہ بتائیں شاپنگ کم کروائیں گی؟ آپ میری سر پر کھڑی ہے اور اب تو شادی بھی اٹینڈ کر کے جائیں گے۔ ارے ابھی صبر کر، بوا خود سے بنا دیں گی سوٹ، وہی اپنا کاروبار ہے، کیا مہمانوں کو 3 سوٹ نہیں دلا سکتی؟
और तू भी चुप रहे बस, तेरे बाप को तो कभी इतनी तौफीक हुई नहीं। यहाँ देख कितना सुकून मैसर है। उनकी बात पर वो चुप हो गई थी। बचपन से जिन चीज़ों को तरसती थी और अब उन्हीं ज़िंदगी गुजार रही थी, फ़कत झूठ फरेब और ड्रामा थी। लेकिन अब यहाँ आकर उसे रिश्तों का एहसास हुआ था। यहाँ सब अलग अलग मिजाज के थे लेकिन एक दूसरे से जुड़े। मशल के बदलते रवैये का एहसास आमना खातून को हो रहा था और वो काफ़ी दिनों से नोट भी कर रही थी। उसकी तबीयत नहीं थी ऐसी कि बात बात पर उलझे, गुस्सा करे, चिड़चिड़ापन दिखाए। इसलिए आज उन्होंने उसे तलब किया था। वो वो उनके सामने लब काटती, उंगलियां चरखाती मौजूद थी। इधर आओ बच्चे, इधर बैठो। आमा बेगम ने उसे अपने पास बिठाया। कोई परेशानी है मशल? अगर है तो मुझे बताओ, मुझसे अपने दिल का हाल हल्का करो। उनके इस तरह पूछने पर उसका दिल भर आया तो उनके गले लगे, फूट फूट कर रो दी। और उसके इस तरह रोने पर वो बौखला गई। अरे बच्ची, क्या हुआ बेटा? इधर मुझे बताओ। दादी, मैं नहीं कर सकती दिलावर भाई से शादी, प्लीज़। हिचकियों के दरमियान वो बोली भी तो फ़कत इतना ही। लम्हे को वो चुप हुई थी। तो रोने की क्या बात है? इसमें ये बात तुम तभी मुझे बोल सकती थी। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी बेटा, क्योंकि रिश्ते ज़बरदस्ती के नहीं होते। ऐसे रिश्ते फिर पनप नहीं पाते। शादी तो दिलों का बंधन है। जब दिल ही नहीं मिलते तो ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता, एक कसक रहती है। आपको बुरा नहीं लगा मेरा यूँ मना करना? वो हैरान सी उन्हें देखने लगी। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि मेरी पोती ने अपने दिल की बात मुझे बताई। फिर भी बेटा, बुरा तब लगता जब हम तुम्हें नहीं समझते, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इसकी रजामंदी पूछ सकते। तो ये तो बेटियों का हक है कि उनकी मर्जी मालूम की जाए। ये तो हमारी कोताही है कि एक बार पूछने के बाद तुम्हारी राय नहीं ली गई। बेटियां बोझ नहीं होती जो इन्हें किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। इनकी भी मर्जी होती है, एहसासात होते हैं। ये कोई ज़माना है जहलत नहीं कि बेटी को बोझ समझ कर रखा जाए। चलो अब उदासी छोड़ो और जो चाहोगी वही होगा, परेशान नहीं होना। आमना खातून ने उसकी पेशानी चुमी तो वो उनसे लिपट गई। बस इतना सा करना था। मशल का इनकार सब पर हैरतों के पहाड़ तोड़ गया था। यार सजीरा और शकूरा ने वावेला किया था, वहीं दिलावर और बड़ी पप्पू बहुत पुरसुकून थी। अरे बताओ ज़रा बड़ी, कैसे तुम्हारे बेटे को इनकार कर गई? अरे मैं होती तो भाई की शक्ल भी ना दिखती। तुम में तो बड़ा ही कोई बर्दाश्त का मादा है। शकूरन के बोलने पर उन्होंने ना समझी से उन्हें देखा। क्या मतलब भाई की शक्ल ना दिखती? शकूरन भी, वो मेरा भाई है, मेरा माँ जाया, कैसे उसकी शक्ल ना देखूं? बहुत ही कोई वाहियात बात करी है भाई। सगे रिश्ते इतनी इतनी सी बातों पर टूटते नहीं हैं, हद है भाई। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी भतीजी ने अपने लिए कुछ बोला, वरना बचपन से जानती हूँ मैं उसे, कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया उसने। और उनकी बातों पर वो लाजवाब होकर रह गई थी। वजी तो हैरान रह गया था उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। बड़ी पप्पू ने खुद उन दोनों के रिश्ते की बात की थी और इस बार मशल की रजामंदी रानिया ने खुद दी थी। ये सब तो जैसे ख्वाब से लग रहा था इन दोनों को। मशल, उसे ऊपर जाता देख, वो भी उसके पीछे ही आया था। फरमाए। हाथों को सीने पर बांधे वो आईब्रो झुकाकर बोले तो उसकी अदा पर गश खा गया। मंगनी मुबारक हो मोहतरमा। मोहब्बत से उसे देखकर वो बोला तो उसके माथे पर शुक्नों का जाल बना था। ये रिश्ता अपने वादे को पूरा करने के लिए किया है, इसलिए किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो तो बेहतर है। आप जाएं और अपनी बेस्टी से बात करें, ताकि कुछ आपको सुकून है और कुछ उसे भी। अरे यार बस वजदान साहब, आपकी मोहब्बत में देख चुकी हूँ, इसलिए मुझसे तो 10 फीट दूर रहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उंगली उठाकर वार्न करती हुई फ़ौरन से उसकी नज़रों से दूर हुई, वरना उसकी शक्ल देखकर तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। बहुत तंग किया है ना मुझे, अब बदले के लिए तैयार हो जाए तो उस समय वापस लूँगी बदला। वो एक अदा से इतराई तो जीना उतरती रानिया का कहका गूंजा था। वाह भैया, आज तो रंग ही बदल गए। जी बिल्कुल, वो भी आपकी बदौलत। वो लाट से उसके गले लगी तो वो हंसी। लक्ष्य वजदान का प्लान रानिया ने ही उसे बताया था और थोड़ी बिगड़ी भी थी और इतनी बड़ी बात छुपाई गई थी, लेकिन वो दोनों एक थी और अब रोने की बारी वजदान की थी, क्योंकि मिश्री मोहतरमा फॉर्म में आ गई थी।